हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम से एवं जनरल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा और BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। और कृष्णा की सहायक है भीमा और ब्रह्मपुत्र की सहायक है तीस्ता। गोदावरी की सहायक है इंद्रावती और यमुना की सहायक है चंबल नदी। ठीक है, यमुना की चंबल नदी ध्यान रखेंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य नदी और सहायक नदी कृष्णा की सहायक भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना का चंबल। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो चंबल जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो जो चंबल है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्तर की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल, सोन नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी ठीक से थोड़ा देखते चलेंगे। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ठीक है, संकोच नदी संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच संकोच नदी काफी बार पूछा जाता है। ये नदी संकोच नदी किसकी सीमा? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संकोच नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वो है माही नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो वो है माही नदी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी विहार झील से निकलती है। ठीक है, विहार झील से। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विहार झील से निकलती है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तर काशी जो है गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है, लेकिन उत्तर काशी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु के दाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, सिंधु के दाएं तट पर, जैसे देखिए सिंधु ऐसे बह रही है, इधर आ रही है, तो दायां तट इधर हो गया। ठीक है, इधर दाएं तरफ ऐसे जिस तरफ नदी बह रही है
उसके तरफ मुंह करके अपना को खड़े होंगे, ठीक है, उस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो दाएं हाथ की तरफ ये दाएं तट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं है, ठीक है, लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं, सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, ठीक है, सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती के, जबलपुर नर्मदा के, सूरत ताप्ती के, लेकिन लुधियाना रावी के किनारे नहीं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, जहां वर्तमान समय में सतलज नदी 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। शेष युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इनमें से हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, न कि कृष्णा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, ठीक है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, लेकिन भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है। तो बी आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी तट पर स्थित नहीं है। महानदी तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है, ठीक है। महानदी तट पर उड़ीसा का जो प्रसिद्ध नगर कटक है वो महानदी पर स्थित है, भुवनेश्वर नहीं, ध्यान रखेंगे। ये शहर और नदी, तो कटक कहाँ है? तो महानदी के किनारे है ना कटक। अभी आपने देखा था कि उड़ीसा का शहर एक है प्रसिद्ध शहर, कटक महानदी के किनारे है। लुधियाना कहाँ है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के। नासिक कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे, लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का 1 और डी का 2, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर महानदी पर नहीं है, ठीक है। कटक था ना महानदी पर किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, लेकिन ये भुवनेश्वर महानदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। ये तट पर स्थित नहीं है महानदी के। उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन कहाँ है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है उज्जैन के बारे में। उज्जैन स्थित है तो क्षिप्रा नदी के तट पर। नगर और समीपवर्ती नदी, ठीक है। तो नगर बैतूल कहाँ है? तो बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। जगदलपुर कहाँ है? तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है, ठीक है, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। और जबलपुर जो है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। और उज्जैन जो है, आपको पता है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा।
बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक है। गोविंद घाट ये निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। प्रपात और झीलें, हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू प्रपात, ठीक है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर 322 फीट है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ए आंसर हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर, ठीक है, जोग प्रपात शरावती नदी पर है, सही है। और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो 2 और 3 बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के नौसृची जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात श्रावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर है, ठीक है। जोग प्रपात कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, ये आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि अद्यतन ये आयतन वॉल्यूम की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जोग सुमेलित नहीं है। इसमें जोग जो है शरावती नदी पर है, ठीक है। जोग शरावती नदी पर है, सी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कहाँ? कावेरी नदी पर। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर। जोग प्रपात शरावती नदी पर। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट जो प्रपात है, बी आंसर हो जाएगा, वही नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर प्रपात जो है गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में स्थित है, ठीक है। कहाँ में? भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो दूध सागर प्रपात, ठीक है। दूध सागर प्रपात जलप्रपात, बी आंसर हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। लैंडसिंग जलप्रपात नोखाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। लैंडसिंग जलप्रपात और नोखाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है।
नोहकलिकई ये होता है ना, नोहकलिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो कौन सा है? कूचिकल झरना जो है, भारत के निम्न झरनों में से कौन सा झरना सबसे, देखिए विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो नोहकलिकई मेघालय का जो है वो है। ठीक है, नोहकलिकई मेघालय का जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंची जलप्रपात है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकलिकई मेघालय में है, वही है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार, इसमें ऑप्शन में नोहकलिकई नहीं दिया है। तो भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें कूचिकल सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा। ठीक है, कूचिकल इसमें हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में होता नोहकलिकई, तो नोहकलिकई सबसे ऊंची झरना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अतः विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकलिकई मेघालय जलप्रपात है। ध्यान रखेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे है, ऑप्शन में नहीं है। इसमें बरची पानी झरना, जोग झरना, मनमटी झरना और कूचिकल झरना में, इनमें कूचिकल झरना हो जाएगा। गूगल अर्थ एवं गूगल टेरेन मैप इत्यादि द्वारा अत्यधिक परिशुद्धता से माप प्रस्तुत किए जाने के कारण इस बात पर प्रश्न उठा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। नए मापन के अनुसार विश्व जलप्रपात डाटाबेस में कूचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट एवं अधिक से अधिक 800 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ठीक है, पूर्व में यद्यपि इसी डाटाबेस के अनुसार कूचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था, तब इसकी ऊंचाई 455 मीटर 1500 फीट प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डाटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, पूर्व में माप 399 मीटर, जबकि नोहकलिकई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 में। अतः विश्व जलप्रपात डाटाबेस वर्तमान स्थिति में भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकलिकई है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में अगर ये रहे तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है भारत का नोहकलिकई मेघालय का जो जलप्रपात है वही सबसे ऊंचा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है? तो वो है 455 मीटर। कूचिकल जल प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है। जी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो केरल में है वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल में है। अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन लैगून नहीं है? तो इनमें से लैगून कौन सी नहीं है? तो पेरियार झील जो है लैगून नहीं है। अष्टमुडी झील ये लैगून है, चिल्का झील लैगून है, पुलिकट झील लैगून है, लेकिन पेरियार झील जो है लैगून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, उड़ीसा में ना, उड़ीसा में स्थित है। उत्तरी सरकार तट पर चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। डी आंसर हो जाएगा। चिल्का झील स्थित है, तो कहाँ स्थित है चिल्का झील? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, ये सुमेलित है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो वो है पुलिकट। पुलिकट झील दो साझेदारी वाले राज्यों की झील है। डी आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील अवस्थित है।
सी आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है ना, लोकटक मणिपुर में है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड तो केरल में है, सही है। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, काफ़ी बार पूछा जाता है पुलिकट, ठीक है, दो राज्यों की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। और लोकटक लेकिन मणिपुर में है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें झील और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, सी आंसर हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो असम में इनमें से कौन सा अवस्थित है? तो चपनाला झील असम में अवस्थित है, ठीक है, चपनाला झील असम में अवस्थित है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टमुदी कहाँ है? तो अष्टमुदी केरल में है, आपको पता है कि अष्टमुदी केरल में है। और पुलिकट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर ना, तो इसमें तमिलनाडु लगा दीजिए, आंध्र प्रदेश नहीं है तो पुलिकट तमिलनाडु में। और रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ है? तो उत्तराखंड में, रूपकुंड उत्तराखंड में। और सूरज कुंड कहाँ है? तो सूरज कुंड जो है हरियाणा में है, ठीक है, सूरज कुंड हरियाणा में है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर होगा। ये देखिए, अष्टमुदी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरज कुंड हरियाणा में। जलवायु मानसून से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु से मानसून से संबंधित। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो अरबी भाषा से हुई है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ए। और कथन और कारण वाला प्रश्न है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है, दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है, ठीक है, दोनों सही है। ए और कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और व्याख्या भी सही करता है, ठीक है, स्पष्टीकरण सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए, दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो ये किसके वितरण के संदर्भ को है? तो ये है माध्यताप को, ठीक है, माध्यताप के वितरण को दर्शाता है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रत्येक
प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप उन अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। तो अभिकथन दावा ए और कारण आर है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, सही है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच नहीं, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच नहीं अवस्थित है। ठीक है, ये 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर भी है, उपोष्ण में भी चला जाता है। ठीक है, तो ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ए सही एवं आर गलत। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। ठीक है, भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी एवं उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, भारत बीचों बीच अगर बोल रहा है तो इसका मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तक 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, मतलब उपोष्ण कटिबंध में भी चला जाता है भारत। तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ये तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहला होता है? तो आपको ये पता है कि सबसे पहले केरल में होता है मानसून की आगमन। ठीक है, 1 जून को, 1 जून के आसपास। ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहला होता है? तो केरल में होता है। साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है केरल में आता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो कौन सा होता है दिशा? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा होता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। बी आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। ये डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वाहक, उमशी, तीक्ष्ण, शीत और नम, ये किस प्रकार की उपर्युक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र को है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है। ठीक है, जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो वो है लेह। ठीक है, सबसे सूखा स्थान, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी आंसर हो जाएगा। भारत को
उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मानचित्र है, ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है कितना? जुलाई माह का माध्य तापमान कितना परिवर्तित होता है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ठीक है, इन चित्रांकित छायांकित क्षेत्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। मानचित्र में प्रदर्शित छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो है ये नवंबर दिसंबर होते हैं। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, इसमें नवंबर दिसंबर दिया है तो सबसे सुटेबल नवंबर दिसंबर ही है। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर। देखिए एक्सप्लेनेशन। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। ठीक है, और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो ये भी सही है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व। ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्व का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का ये छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व का फैलाव छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि और तेजपुर में। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कोच्चि और तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है।
ठीक है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे? तो मौसम का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, ये तीनों से होता है।